हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद क्वेश्चन चैनल पे। आज हम 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो आंसर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार दो मुख्य घटकों पर निर्भर करती है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है, जिसे बाद में पीडीएस के माध्यम से गरीबों को उचित मूल्यों की दुकानों पर वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन लोग असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो आंसर है भूमिहीन लोग, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, भिखारी, मजदूर, प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित लोग आदि खाद्य असुरक्षा से अधिग्रसित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। तो आंसर है कि भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से के कुछ भागों में राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? आंसर है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के खाद्यान्न में कई नई रणनीति अपनाई। खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए हरित क्रांति आई, जब से भारत ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी अकाल से बचा है और पूरे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगती हैं। देश के स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता ने सरकार को एक उचित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो आंसर है आज भी भारत में गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्न से वंचित है। इसके अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी अधिक तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, वह भी खाद्यान्न से वंचित है। क्वेश्चन नंबर 6 जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो आंसर है कि आपदा के समय खाद्य आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है, जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। दूसरा, आपदा के समय खाद्यान्न की पैदावार में कमी आने से कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरा, आपदा यदि अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है अथवा अधिक समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, आपदा के समय खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, जिससे जमाखोरी व कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 मौसमी भुखमरी तथा दीर्घकालिक भुखमरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है मौसमी भुखमरी यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होता है। दूसरा, पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न होता है। तीसरा, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से उत्पन्न होता है। फिर है दीर्घकालिक भुखमरी। पहला है कि हमेशा से कम आय हो तो उस प्रकार की भुखमरी लगातार बनी रहती है। दूसरा, वे खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होते हैं। तीसरा, ऐसी भुखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो आंसर है कि सरकार ने लोगों के कल्याण और गरीबी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी 2 योजनाएं हैं। पहला है अंत्योदय अन्न योजना, वर्ष 2000 में शुरू की गई। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ गरीबों की पहचान की गई और प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। ठीक है। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना, वर्ष 2000 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करना है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9
सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो आंसर है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए। तीसरा, आपदा के समय आपदाग्रस्त इलाके तक खाद्य की आपूर्ति करने के लिए। चौथा, भारत में बफर स्टॉक बनाए जाने का अन्य मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों की बाजार उतार चढ़ाव से रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिप्पणी लिखें। पहला है न्यूनतम समर्थित कीमत। तो आंसर है किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही उनकी अनाजों के लिए सरकार कीमत घोषित कर देती है। इसी मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा गया है। खा बफर स्टॉक। सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदकर खाद्य भंडारों में भंडारित कर लेती है। इसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है। गा निर्गम कीमत। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफ़ी कम कीमत पर सरकार अनाज वितरण करवाती है। इसी कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। खा उचित दर की दुकान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें संचालित की जाती हैं। इन्हीं दुकानों को उचित दर की दुकान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? तो आंसर है कि राशन की दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला है राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। दूसरा, राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं का हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। तीसरा, राशन की दुकानें उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। ठीक है। अब आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं। कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है। नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर दें। अभिकथन है कि भारत में हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण है कि भारत में 1990 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए, जो स्टेटमेंट है ये तो ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत डैश और डैश में आत्मनिर्भर। भारत चावल और गेहूं में आत्मनिर्भर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके उद्देश्य के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, कुपोषण, मध्याह्न भोजन या रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन देना। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में जो नंबर बी है ये हमारा ठीक है। क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है। और मध्याह्न भोजन है कि स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कुपोषण को दूर करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित को कार्यान्वयन के सही क्रम में लगाइए। यानी कि आपको बताना कि पहले क्या शुरुआत की गई थी। तो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य आएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। फिर हमारा आएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और फिर आएगा हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक चुनौती है। भोजन का अपर्याप्त वितरण भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है। दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर दें। अभिकथन है कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब भोजन की पहुंच में कोई बाधा न हो। और कारण है कि सुगमता का अर्थ है कि भोजन प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो। तो इसका जो ए ऑप्शन है, इसका ये जो अभिकथन है, अभिकथन भी हमारा ठीक है और जो रीजन है वो भी हमारा ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन, इसको बोलते हैं सामर्थ्य। ठीक है। यानी कि सामर्थ्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। पहला इसमें उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब है कि देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और पिछले वर्षों के सरकारी भंडार में भंडारित स्टॉक। ठीक है। इसके बाद है अधिगम्यता। अधिगम्यता का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का होना। ठीक है। फिर है सामर्थ्य। सामर्थ्य है कि हर भोजन हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि भोजन तक पहुंच में कोई बाधा नहीं है। फिर लास्ट में हमारा आएगा कि सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीदने की क्षमता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित नहीं होती है। ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में भी जो खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में खाद्य असुरक्षित कौन है। पारंपरिक कारीगर और छोटे स्वरोजगार, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही असुरक्षित हैं। बफर स्टॉक क्या है कि खाद्यान्न का स्टॉक या पाठ्य पुस्तकों का स्टॉक, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि वो इसमें खाद्यान्न का स्टॉक भी आता है और पाठ्य पुस्तकों का भी स्टॉक आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में खाद्य सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो की जाती है सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो उसके द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बफर स्टॉक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये कहता है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बफर स्टॉक को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है, नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर दें। अभिकथन है कि बफर स्टॉक भारत के खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज का स्टॉक है, ठीक है। फिर कारण है कि बेहतर स्टॉक संग्रहित अनाज समाज के गरीब तबके के बीच और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अभिकथन है ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो हमारा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1995 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के अनुसार खाद्य सुरक्षा कब अस्तित्व में आया। तो यानी कि जब सब लोगों के पास भोजन की भौतिक पहुंच हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1995 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन भोजन की उपलब्धता में सुधार के लिए क्या आवश्यक माना। भोजन तक आर्थिक पहुंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा की समझ के संदर्भ में अधिकारों का क्या अर्थ करूँगा कि भोजन की भौतिक उपलब्धता, यानी कि जो भोजन है वो सभी की पहुंच में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा घोषित की जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आहार की जरूरतों और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की भौतिक और आर्थिक पहुंच पर जोर देते इससे की थी संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य सुरक्षा के क्या आयाम है। तो ये आयाम है कि उपलब्धता, पहुंच और साफ, यानी कि लोगों के पास उपलब्ध भी होना चाहिए और उन तक पहुंच भी जाए, उनकी भी सामर्थ्य भी, जिससे वो खाने पीने की चीज़ों को अपने पास रख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है। ये है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी के पास हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, ठीक है। भारत में सबसे विनाशकारी अकाल कौन सा है। तो है बंगाल का अकाल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित कौन लोग हैं। तो वो भूमिहीन लोग, जिनके पास निर्भर रहने के लिए बहुत कम या कोई ज़मीन नहीं है। फिर दीर्घकालिक भूख क्या है। तो यानी कि मात्रा और गुणवत्ता के मामले में लगातार अपर्याप्त आहार के कारण होने वाली भूख को क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक भूख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय कृषि से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कि इसमें पहले कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए सबसे पहले इसमें कि गेहूं की सफलता के बाद चावल पर अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को अधिकार रूप दिया, ठीक है। उसके बाद है कि वृद्धि की उच्चतम दर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई, जो 2015-16 में 44.01 और 30.21 मिलियन थी, ठीक। इसके बाद है कि 2015-16 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 252.22 मिलियन टन तथा और यह 2016-17 में 264.68 मिलियन टन हो गया। और लास्ट में आएगा कि भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई, ठीक है। तो यानी कि ए लास्ट में आएगा, बाकी सब उसके बाद में आएंगे, पहले आएंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26, कथन एवं कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है, दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर दें। अब भारत में 2015-16 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज। कारण है कि हरित क्रांति की सफलता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समानता असमान रूप से विकसित थी। तो इसका हमारा ऑप्शन ही ठीक है कि इसमें जो हमारा अभिकथन है ये भी ठीक है और जो रीजन है ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस।
तो ये कि राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पीडीएस बोलते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। भारत में राशन की दुकानें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि गरीबों को रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाने का क्या उद्देश्य है? तो ये कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों के बीच खाद्यान्न वितरित करना। क्वेश्चन नंबर 30, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो समाज के गरीब वर्ग के बीच खाद्यान्न वितरित करना। 31, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के बीच क्या अंतर है? तो यह अंतर है कि आरपीडी सार्वभौम है जबकि टीडीपीएस गरीबों के लिए लक्षित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, गरीब से गरीब व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? वो थी हमारी अंत्योदय योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की नीति का सबसे प्रभावशाली साधन क्या रहा? तो वो है हमारा पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमपीएस क्या है? तो किसानों को उनकी फसलों के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई पूर्व घोषित कीमत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा डिजाइन की गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली है? तो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1940 के दशक में भारत में राशन प्रणाली को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, 1975 में गरीबी के स्तर की उच्च घटनाओं को दूर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो था एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लगभग कितनी राशन की दुकानें? तो 55 लाख भारत में लगभग राशन की दुकानें हैं। ठीक है। तो देखिए, ये आज के चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।